विकसित भारत की जो कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान होगा। आपको लेकर आपके समर्थकों की जो उम्मीदें थी, जो एक स्थान उन्होंने देखा था, वो मुकम्मल मिला है या कुछ कसक रह गई? और पूरे देश में जो एक वातावरण हवा खड़ा किया गया था कि भूपेश बघेल को, कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में कोई हरा नहीं सकता है। आप आज जिस पद पे हैं, उप मुख्यमंत्री, आपको लेकर तो समर्थकों के दावे थे मुख्यमंत्री बनेंगे। 4-5 महीने का समय गुजरा, बहुत शानदार सत्ता आई और उसके बाद लोकसभा आई। आप अपनी ही विधानसभा में बीजेपी को लीड नहीं मिली, आखिरी राउंड में लीड मिली। ये जनता की नाराजगी है या क्या है? क्या ये सही है कि जब विधानसभा का चुनाव था, लोरमी के लोगों ने कहा हम तो मुख्यमंत्री चुन रहे हैं साहब, तो पक्ष और विपक्ष और सबने वोट दे दिया, इस बार गड़बड़ हो गया मामला? उस परिस्थिति में जब कांग्रेस ने अपने सब बड़े बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, उसके बाद भी 10 सीटें हम जीते हैं। नगरीय निकाय आपके जितने अधिकांश नगर निगम, नगर पालिकाएं, यहाँ पे हमेशा से एक सवाल रहा, ये आर्थिक रूप से इतने आत्मनिर्भर होते ही नहीं कि अपने ही कर्मचारियों का वेतन देते हैं। इस दिशा में कोई प्लान है? मंत्रिमंडल रिशफलिंग की बात चल रही है, कहा जाता है कि कुछ को हटाया जाएगा, कुछ को मुक्त किया जाएगा, कुछ के भार कम कर दिए जाएंगे। अरुण साव जी खुद को कितना निश्चिंत पाते हैं? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और पंचायती के इस एपिसोड में इस बार मेहमान हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव। बीजेपी के संघर्ष के दौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इस समय उप मुख्यमंत्री हैं। सवाल छोटे हैं मगर अहम हैं, शायद थोड़े कड़वे से मगर कुछ मीठे से, मगर जिनसे मैं जवाब लेने आ रहा हूं वो पारंगत हैं जवाब देने में, क्योंकि अभा विपक्ष की नर्सरी से निकले हैं, अधिवक्ता भी रहे हैं और अब सियासत में मुकम्मल हैं। सर प्रणाम। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार, राम राम, जय जोहार। अरुण जी, जो संघर्ष का दौर था जिसमें आप प्रदेश अध्यक्ष थे, उस दौर से आज जब बीजेपी सत्ता में आ गई, क्या आपको लगता है कि आपको लेकर आपके समर्थकों की जो उम्मीदें थी, जो एक स्थान उन्होंने देखा था, वो मुकम्मल मिला है या कुछ कसक रह गई है? देखिए, जहाँ तक संघर्ष और संघर्ष के बाद उसके प्रतिफल का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश, प्रदेश और समाज के लिए काम करता है। और जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम करने का, वो एक एक कार्यकर्ता का जुनून था कि जो राज्य की कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना। और उखाड़ कर क्यों फेंकना? तो जो राज्य की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने किया, प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया और छत्तीसगढ़ को एक गलत दिशा में ले जाने का काम उन्होंने किया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़, अटल जी ने एक बड़े सपने लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। अटल जी के सपनों के विपरीत छत्तीसगढ़ को ले जाने का काम हो रहा था और इसलिए एक एक कार्यकर्ता का जुनून था अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकना। और वो हुआ। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, वोट प्रतिशत के हिसाब से, सीटों के हिसाब से। और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था उसने इतिहास रचा और पूरे देश में जो एक वातावरण हवा खड़ा किया गया था कि भूपेश बघेल को, कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जो रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़ की जनता ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताया और आज छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है और छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जा रहे हैं।
सर, बड़ी कुशलता से आपने सवाल के आधे हिस्से को लिया, आधे को आप लिए ही नहीं। मैं तो ये पूछ रहा था कि संघर्ष के दौर को बीजेपी अब सत्ता में आ गई, लेकिन आपको लेकर जो कार्यकर्ताओं के ख्वाब थे, और राजनीति महत्वाकांक्षाओं के बगैर नहीं होती। अगर कोई कहे नहीं नहीं मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है तो सिरे से गलत है। आप आज जिस पद पे हैं, उप मुख्यमंत्री, आपको लेकर तो समर्थकों के दावे थे मुख्यमंत्री बनेंगे आप। देखिए, कहीं कसक है क्या इसको लेकर? मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या दावा करता था, कौन क्या चाहता था। मेरा अपना ऐसा मानना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। जैसे सामान्य कार्यकर्ता जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को निभाना। और मैंने तो, जहां तक मेरी बात है, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, कभी एमएलए बनूंगा, और डिप्टी सीएम भी बनना ये तो कल्पना से दूर की है। क्योंकि मैं काम करने का आदी हूं, काम करने का मेरा जुनून है। जो संगठन ने जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना और अच्छे से निभाना, ये मेरे स्वभाव में रहा है। किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए काम करने का कभी स्वभाव नहीं रहा है। मैं तो काम, जो जिम्मेदारी मिली उसमें अपना 100% लगाना और उस काम को सफलता तक लेकर जाना, ये मेरे स्वभाव में रहा है। आज भी वही कर रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में जो जिम्मेदारी मिली है, मेरे जो पास जो विभाग हैं उन विभागों के काम आगे बढ़े, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम हो, इस दिशा में काम करने में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके रखा हूँ। मुझे याद है बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैंने जब आपसे बात की थी तो महत्वाकांक्षाओं को लेकर कुछ इसी अंदाज में आपने जवाब दिया था। खैर, 4-5 महीने का समय गुजरा, बहुत शानदार सत्ता आई और उसके बाद लोकसभा आई। आप अपनी ही विधानसभा में बीजेपी को लीड नहीं मिली, आखिरी राउंड में लीड मिली। ये जनता की नाराजगी है या क्या है? एक, हालांकि आप अकेले नहीं हैं। देखिए, लोरमी विधानसभा की जो राजनीतिक भौगोलिक समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था जी 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी को, यानी मुझे 71,000 वोट मिले थे। और इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 73,000 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं हुआ है, कांग्रेस का वोट बढ़ा, मतदान अधिक हुआ कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट है। और जहां तक विधानसभा चुनाव का परिणाम, जब मैं वहां से 46,000 वोटों से जीता, तो एक तरह से वहां का मेरा चुनाव एक तरफा हुआ था कि 3 अलग अलग प्रत्याशी थे और वोटों का डिवीजन हुआ और एक लंबा गैप। तो लोग उस हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि मैं 46,000 वोटों से जीता था, इस बार वो लीड कम क्यों हुई। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं हुआ है, कांग्रेस का वोट बढ़ने से हमारी लीड कम हुई है। पर आज लोरमी की जनता बहुत प्रसन्न है, संतुष्ट है। और जो लोकसभा के प्रत्याशी थे वो उसी लोरमी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र का बेटा है, उसी क्षेत्र से विधायक रहे, लगातार वहां काम करते रहे हैं। तो ये उस जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बिल्कुल कम नहीं हुआ है, वोट बढ़ा है, पर कांग्रेस की वोट बढ़ने के कारण से लीड कम हुई है। क्या ये सही है कि जब विधानसभा का चुनाव था, लोरमी के लोगों ने कहा हम तो मुख्यमंत्री चुन रहे हैं साहब, तो पक्ष और विपक्ष और सबने वोट दे दिया, इस बार गड़बड़ हो गया मामला? ये उस क्षेत्र से जो मैं चर्चा किया था उसके बाद ये बात आई थी। एक बात ये भी थी। देखिए, हर चुनाव के अपने मुद्दे अलग होते हैं, आधार अलग होते हैं, हर क्षेत्र के, हर गांव के। कोई एक मुद्दे पे एक तरफ से वोट नहीं होता है, बहुत सारे मुद्दों को मिलाकर के वोट होता है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लोगों के मन में जो भी भावनाएं रही होगी
लेकिन भरपूर आशीर्वाद और सहयोग लोरमी की जनता ने मुझे दिया था विधानसभा चुनाव में। वो आशीर्वाद आज भी है और आज लगातार क्षेत्र में विकास की योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं और लोरमी तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अब बिलासपुर क्षेत्र के सांसद जो केंद्र में राज्य मंत्री भी बने हैं उसी क्षेत्र से हैं, तो लोगों की उम्मीदें बहुत हैं और हम उन उम्मीदों को पूरी ताकत और ईमानदारी से कोशिश करेंगे लोरमी क्षेत्र की जनता की उम्मीदें पूरी हो। आपके पास विभागों का दायित्व तो बहुत ज़्यादा है, मगर दिलचस्प ये है कि इन विभागों को लेकर एक पहचान रही है बीते दौर में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ये भ्रष्टाचार के खूब शिकार हुए। आपके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है कि आप ये कह दें कि इन विभागों में भ्रष्टाचार का तो सवाल नहीं उठता? देखिए, लगातार इस दिशा में कोशिश हो रही है। आपने देखा है भ्रष्टाचार, अनियमितता और लापरवाही के जो भी मामले आ रहे हैं उन पर कड़ी कार्यवाही हो रही है और जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप ये विभाग काम कर सके। नगरीय प्रशासन विभाग शहरों की तरक्की, शहर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण विभाग है। लगातार इस क्षेत्र में कैसे हम शहर को स्वच्छ बनाएं, कैसे सुंदर बनाएं, सुविधापूर्ण बनाएं, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। उसी तरह से लोक निर्माण विभाग प्रमुख रूप से सड़क, पुल, पुलिया, भवन बनाने का काम करता है। लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। काम बहुत फैला हुआ था। उन कामों को, पेंडिंग कामों को, लंबित कामों को तेज गति से पूरा करना, जो हर्डल आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, और रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ाने का काम। और उसी तरह से पीएचई में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, नल से हर घर जल पहुंचाने का, हम जानते हैं पुराने समय में कैसी व्यवस्था बनी थी। उस व्यवस्था को दुरुस्त करके जो काम है उसको तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, बातचीत हो रही है और उन सब कामों को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से काम में तेजी आई है और अच्छा काम हो रहा है। पर और अभी अच्छा करने की गुंजाइश है, जिस दिशा में कि गुणवत्ता युक्त काम हो, समय पर काम हो और एक अच्छे वातावरण पर काम हो जी। इस दिशा में बहुत ठोस और मजबूती से काम हो रहा है। और निश्चित रूप से जो आपने भ्रष्टाचार की बात की है, पूरी कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार ना हो। कहीं पर भी ऐसी शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई लगातार हो रही है। क्या वित्त से समन्वय ऐसा है कि जब आपके विभाग या अन्य विभाग जबकि कोई बजट की बात करें तो वित्त सहजता से उपलब्ध हो जाए? इसको लेकर लगातार प्रश्न उठते हैं कि वित्त से मदद नहीं मिलती। देखिए, वित्त से बजट का विषय, सरकार का बजट सीमित होता है मतलब निश्चित होता है। इतने सारे अलग अलग विभाग हैं, सरकार की प्राथमिकताएं, सरकार की योजनाएं और सरकार के जो कमिटमेंट है, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। कभी ऐसा बजट हो भी नहीं सकता है और इसलिए कामों को प्राथमिकता के साथ तय करना कि ये काम के लिए अभी प्राथमिकता है, इस काम को अभी करना चाहिए, ये काम नेक्स्ट बजट में करेंगे, ऐसी योजनाएं, ऐसी बातचीत होती है। पर लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बहुत सामान्य नहीं हैं या सामान्य हैं, मगर वो इस बात पर नाखुश से हैं कि वो नहीं हो पा रहा जो वो चाहते थे और इसके नतीजे माने जाते हैं। लोकसभा में अगर आप 11 सीटों पे पिछड़ गए, ये माना जाता है अगर 18 सीटों पे आप अपनी लीड नहीं बचा पाए, इनके पीछे नाराजगी का एक सबब ये भी है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हर चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं और न केवल विधानसभा को हम क्षेत्र माने तो हर विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती है और उससे नीचे जाएं तो हर गांव, हर मोहल्ले की परिस्थितियां अलग होती है। अलग अलग कारणों से वोटों का अंतर आता है। पर आप इस बात को समझें कि बीजेपी ने 11 में से 10 लोकसभा की सीटें जीती है
उस परिस्थिति में जब कांग्रेस ने अपने सब बड़े बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, उसके बाद भी 10 सीटें हम जीते हैं, तो लोकसभा चुनाव का परिणाम बहुत उत्साहजनक रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, मोदी की गारंटी पूरी की, उसका भी बड़ा असर चुनाव के परिणाम में आया। और इसलिए ये सही है कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बहुत है, जनता की अपेक्षाएं बहुत है, पर समय के साथ धीरे धीरे सारी अपेक्षाएं पूरी होगी और सरकार उस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रही है। विकसित भारत की जो कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान होगा। इस दिशा में हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम 2047 में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। उसके लिए फेज वाइज योजना हम बना रहे हैं और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। नगरीय निकाय को लेकर सवाल है। नगरीय निकाय आपके जितने अधिकांश नगर निगम, नगर पालिकाएं, यहाँ पे हमेशा से एक सवाल रहा, ये आर्थिक रूप से इतने आत्मनिर्भर होते ही नहीं कि अपने ही कर्मचारियों का वेतन देते हैं। इस दिशा में कोई प्लान है? इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं कि कैसे हमारे नगरीय निकाय आत्मनिर्भर बने और उसके लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार से नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाए और राजस्व की ठीक प्रकार से वसूली हो, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगे। जैसे हमने अभी निर्णय किया है, एनर्जी ऑडिट करेंगे, बिजली की खपत को लेकर एक बहुत बड़ी राशि बिजली पर जाती है। अब एक बार ऑडिट होगी और धीरे से हम सौर ऊर्जा में जाएंगे तो निकायों का एक बड़ा पैसा बचेगा। ऐसे ही हम अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नगरीय निकाय आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। आखिरी सवाल है इस इंटरव्यू का। मंत्रिमंडल रिशफलिंग की बात चल रही है। कहा जाता है कि कुछ को हटाया जाएगा, कुछ को मुक्त किया जाएगा, कुछ के भार कम कर दिए जाएंगे। अरुण साव जी खुद को कितना निश्चिंत पाते हैं? देखिए, ये सामान्यतः मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसी अपने मंत्रिपरिषद में रखें और ये मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे किसे रखना है, क्या निर्णय करना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम प्रतिबद्ध हैं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए। उस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। ये थे अरुण साव जो बता रहे थे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी के लिहाज से क्या कुछ हो रहा है। ये संदेश कार्यकर्ताओं के लिए बहुत साफ है कि धैर्य रखिए, हमें आपकी उत्कंठाओं का पता है। और भी बहुत कुछ जो उन्होंने कहा वो इस इंटरव्यू में हाजिर है, तो उसको अलग से अपनी अंतिम भूमिका में बताने और कहने की कोई ज़रूरत शायद नहीं है। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।